Hello guys, welcome to Lawputri YouTube channel. I am Nikita and our today's topic is plea of alibi. So, what is plea of alibi? When can a person take it? Who can take it? When can a court consider it? I'll answer all of these questions. Just stay with me till the last. So, let's understand plea of alibi first with the meaning of words. Plea means dalil and alibi means अन्यत्र उपस्थिति. So it become अन्यत्र उपस्थिति की dalil. So it simply means that when a person wanted to prove before the court that he was somewhere else at the time of crime, then he can use it as a defense. And plea of alibi is also called as a shield of defense. So let's understand it with simple example. Let's suppose there is Amit and Sumit. So सुमित के मर्डर के चार्जेस अमित पर लगाए जाते हैं. सुमित का मर्डर बेंगलुरु में मंडे को शाम को 5 बजे हुआ. अमित इस चीज़ को प्रूव कर सकता है कि वो मंडे को शाम को 5 बजे राजस्थान के शहर जयपुर में था और वो बेंगलुरु में किसी भी पॉसिबल वे से शाम को 5 बजे उपस्थित ही नहीं हो सकता था. इस तरीके के फैक्ट वो कोर्ट के अंदर शो करता है. सो नाउ दिस इज कॉल्ड प्लिया ऑफ alibi. He can uses it and he can uses it in its defense. So let's understand more about this example. So when Amit इस चीज़ को प्रूव करता है कि वो जयपुर में था सोमवार को शाम को 5 बजे और वो बेंगलुरु किसी भी पॉसिबल वे से नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो 4:30 बजे एक ऐसी मीटिंग में था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उसके पास है और किसी डॉक्टर के पास था जिस डॉक्टर की डायरी में उसके नेम की अपॉइंटमेंट है और वो किसी ट्रेन में था, वो किसी प्लेन में था. वो किसी भी तरीके का तथ्य और फैक्ट दिखाकर इस चीज़ को प्रूव कर सकता है कि वो 5 बजे किसी भी पॉसिबल वे से बेंगलुरु में नहीं पहुंच सकता था. सो नाउ प्लिया ऑफ एलिबाई के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्लिया ऑफ एलिबाई वर्क करता है फिजिकली. फिजिकल अगर आप वहाँ पर नहीं हो, आप मौजूद नहीं हो सकते हो, आपकी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, तभी प्ली ऑफ एलिबाई एक्सेप्टेबल है और वहीं पर प्ली ऑफ एलिबाई वर्क करती है. सो प्ली ऑफ एलिबाई एविडेंस एक्ट के अंदर कहाँ पर लाई करता है, किस सेक्शन से आता है, कौन सा सेक्शन इसे सपोर्ट करता है. सो सेक्शन 11 इज द आंसर. सेक्शन 11 सपोर्ट्स प्ली ऑफ एलिबाई. इनफैक्ट सेक्शन 11 को प्ली ऑफ एलिबाई भी कहा जाता है. सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई को सपोर्ट करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 11 फर्स्ट. सो व्हाट सेक्शन 11 सेज, व्हेन facts not otherwise relevant become relevant. So we all knows in evidence act section 6 to section 55 उन फैक्ट्स को बताया गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर उन रेलिवेंट फैक्ट्स को बताया गया है जो जिनके ऊपर एविडेंस एडमिसिबल है या जिन फैक्ट्स के बेस पर एविडेंस को एडमिसिबल बनाया जाता है. बट सेक्शन 11 उन फैक्ट्स को भी रेलिवेंट बनाता है जो टोटली इररेलिवेंट है, जो टोटली इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट एंड इशू और विद द रेलिवेंट फैक्ट. सो व्हाट सेक्शन 11 सेज, section 11 says that facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact and issue or relevant fact. सो पहली कंडीशन क्या है कि वही रेलिवेंट फैक्ट रेलिवेंट बनेंगे जो टोटली इनकंसिस्टेंट हैं विद द रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इशू. सो उनका कोई भी नाता नहीं होना चाहिए रेलिवेंट फैक्ट के साथ, तभी वो रेलिवेंट फैक्ट सेक्शन 11 के अंदर रेलिवेंट बनते हैं. सो जैसे कि हमने अभी इस एग्जाम्पल को समझा कि अमित 27 तारीख को शाम को 5 बजे सोमवार के दिन जयपुर में था. सुमित के मर्डर के केस के लिए ये फैक्ट टोटली इररेलिवेंट है क्योंकि सुमित का मर्डर बेंगलुरु में हुआ, लेकिन ये इररेलिवेंट फैक्ट ही रेलिवेंट बन गया बिकॉज ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, बिकॉज ऑफ सेक्शन 11, राइट.
सो प्ली ऑफ एलिबाई एक्सेप्टेबल होने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं. पहला, प्ली ऑफ एलिबाई डजेंट ओनली मीन कि आप उस जगह पर उस समय नहीं मौजूद हो, बल्कि इसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी भी इंक्लूड होती है कि आप किसी भी तरीके से वहाँ मौजूद हो भी नहीं सकते थे, या फिर कोई भी पॉसिबल तरीका, ट्रेन, प्लेन, बस, ऑटो रिक्शा, पैदल, कोई भी तरीका से आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकते थे. ये भी प्ली ऑफ एलिबाई के अंदर आना ज़रूरी है फॉर हिज एक्सेप्टेंस. आफ्टर दैट, अगर प्ली ऑफ एलिबाई फॉल्स हो जाती है, अगर प्ली ऑफ एलिबाई रिजेक्ट हो जाती है, अगर प्ली ऑफ एलिबाई को प्रोसिक्यूशन रिजेक्ट कर देता है या फिर उसको फॉल्स साबित कर देता है, तो क्या अक्यूज्ड टोटली कन्विक्टेड माना जाएगा? नो. प्ली ऑफ एलिबाई का फॉल्स होना इस बात का बिल्कुल सबूत नहीं है कि अक्यूज ने ही क्राइम कमिट किया है. ओके. थर्ड पॉइंट, प्लिया ऑफ एलिबाई आफ्टर थॉट नहीं हो सकती है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट प्लिया ऑफ एलिबाई शुड नॉट बी आफ्टर थॉट. सो इसका मतलब ये है कि अगर अमित और सुमित के केस में अमित स्टार्टिंग के कुछ हियरिंग्स में या इंस्टेंट एक्ट के बाद या केस होने के बाद इस फैक्ट को शो नहीं करता है कि वो जयपुर में था, बल्कि वो कुछ टाइम बाद, कुछ हियरिंग्स बाद या कुछ समय व्यतीत होने के बाद इस फैक्ट को शो करता है कोर्ट के सामने कि वो जयपुर में था, तो दिस इज़ नॉट एडमिसिबल बिकॉज दिस प्ली ऑफ एलिबाई इज़ आफ्टर थॉट. आपने इसको इतने समय के बाद कैसे बोला? अगर आप कहीं पर और थे तो दिस शुड बी योर फर्स्ट फैक्ट, दिस शुड बी योर फर्स्ट डिफेंस, राइट. इसको आप बाद में शो करके एक्सेप्टेबल नहीं करवा सकते हैं, right? So plea of alibi is very important for a criminal act and it's very important as a defense because plea of alibi अगर acceptable हो जाती है तो it is a very solid neglect या it is a very solid negative evidence in the favor of defendant. So plea of alibi जब भी एक पर्सन कोर्ट में प्ली ऑफ एलिबाई के लिए अप्लाई करता है या प्ली ऑफ एलिबाई के लिए कोर्ट से डिमांड करता है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ या ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो लाई करता है वो अक्यूज पर करता है, क्योंकि फैक्ट वो लेकर आया है. ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 103, सेक्शन 101 के अंदर बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन which person, burden of proof lies on those person who bring the fact before the court. जो भी फैक्ट कोर्ट के सामने लाता है और जो ये एक्सपेक्ट करता है कोर्ट से कि वो उस फैक्ट को सही मानेगा और उस फैक्ट के हिसाब से जजमेंट देगा, तो उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन अक्यूज पर या फिर उस पर्सन पर जो उसको लेकर आया है कोर्ट के सामने, उसी पर होता है. दिस इज says under Indian Evidence Act 1872 section 101. So here is the all important topics I already discussed under this, and plea of alibi is a very important topic for every examination held under judiciary system or held for LLB aspirants. All the best.